1878 में एक कार्टून बना था जिस पर लिखा था सेव मी फ्रॉम माय फ्रेंड्स। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। इस कार्टून का जो मुख्य किरदार था यानी जो बैठे थे जिन्होंने ये बात कही थी वो थे अफगान लीडर आमिर शेर अली। और जो दोनों तरफ उनके जो दो दोस्त बैठे थे वे थे रूस और ब्रिटेन। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज शनिवार है। जिस अंग्रेजी पुस्तक पर मैं अपनी राय के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है तिब्बत, इंपीरियल गेम्स इन तिब्बत। तिब्बत पर आधारित ये पुस्तक है। नाम है इंपीरियल गेम्स इन तिब्बत, द स्ट्रगल फॉर स्टेटहुड एंड सॉवरेनिटी। तिब्बत में साम्राज्यवादी खेल राज्य और स्वायत्तता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, संप्रभुता के लिए संघर्ष। दिलीप सिन्हा इसके लेखक हैं। दिलीप सिन्हा जाने माने कूटनीतिज्ञ रहे हैं, राजदूत रहे हैं, लेखक भी हैं और वक्ता भी हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में लंबे समय तक काम किया और जो सुरक्षा परिषद है उसमें भी प्रतिनिधित्व किया। जिनेवा में राजदूत रहे और विश्व राजनीति, विशेषकर कूटनीतिक संबंधों पर उनकी विशेष पकड़ रही। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जर्मनी, मिस्र, ब्राज़ील, बांग्लादेश और ग्रीस में उन्होंने जो नियुक्तियां थी उनकी, उस दौरान अपनी कूटनीतिक कौशल की छाप छोड़ी। उनकी जो राजनीतिक दृष्टि है और तिब्बत और चीन, ब्रिटेन को लेकर जो उनकी समझ है वह इस पुस्तक में साफ साफ दिखती है। और मैं जितनी पुस्तकें अब तक पढ़ पाया हूँ तिब्बत पर, मुझे इससे अधिक बेहतरीन पुस्तक, विशेषकर जो तिब्बत के इतिहास को, वहाँ के जो राजनीतिक इतिहास है और तिब्बत के बहाने चीन के इतिहास को, और चीन के साथ साथ भारत और सोवियत संघ की क्या भूमिका रही है तिब्बत को लेकर, और ब्रिटेन का क्या महत्व था, उस पर प्रकाश डालती है। यह पुस्तक दरअसल 12 अध्यायों में यह बताती है कि तिब्बत किस तरह से अतीत से ही, प्राचीन समय से ही सत्ता संघर्ष का केंद्र बनता गया और जाने अनजाने दुनिया की जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, जो सबसे बड़ी ताकतें हैं, यानी रूस में जब राजशाही थी उस ज़माने से, चीन में जब राजशाही थी उस ज़माने से, तिब्बत किस तरह से इन दोनों के संघर्ष का केंद्र बना। ब्रिटेन भी उसमें जुड़ा। क्योंकि ब्रिटेन का जो उपनिवेश था वह न केवल भारत में था बल्कि चीन के भी एक बड़े हिस्से तक पहुंच गया था। 1700 से यह पुस्तक शुरू होती है और यह बताती है कि बीजिंग में किस तरह से रूस का एक पारंपरिक अभियान शुरू हुआ। दरअसल जो 12 अध्याय हैं वो ये भी बताते हैं कि तिब्बत का जो सांस्कृतिक इतिहास है, जो भौगोलिक पृष्ठभूमि उसकी है और जो ऐतिहासिक स्थितियां हैं वह क्या थी। और चूंकि दिलीप सिन्हा लंबे समय तक इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और जिस भूमि को संसार की, इस धरती की छत कहा जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पठार जो है, उसको लेकर इन साम्राज्यों की क्या भूमिका थी। जैसे रूस किसी भी स्थिति में
चूँकि रूस का आधिपत्य धीरे धीरे चीन पर था, चीन के राजशाही को रूसी राजा ने हरा दिया था एक समय में। इधर ब्रिटेन का उपनिवेश बन चुका था भारत। तो भारत और रूस के बीच, यानी ब्रिटेन और रूस की जो साम्राज्यवादी ताकतें थी, वह किसी भी हालत में तिब्बत को एक ऐसे राज्य के रूप में देख रही थी जो कहीं से अगर भारत की बढ़त तिब्बत में होती तो एक तरह से ब्रिटेन की बढ़त होती, ब्रिटेन की बढ़त होती तो चीन को खतरा होता, चीन को खतरा होता तो सोवियत संघ को खतरा होता। यह पुस्तक यह भी बताती है कि किस तरह से चीन के अलग अलग राजवंश नष्ट हो गए और जो चीन बीजिंग तक हार गया था, वह चीन और वह साम्राज्य अपने को न केवल पुनर्गठित करता है बल्कि सोवियत रूस की मदद से किस तरह से सत्ता को वापस हासिल कर लेता है। अक्टूबर 1950 में चीन की जो पैठ हुई थी, अगर आधुनिक कालखंड में आए हम, तो वहाँ जो है मिलिट्री जो है वहाँ के चेम्डो जो जगह है वहाँ पे वो जाकर कब्जा कर लेती है और एक तरह से वो आगे नहीं बढ़ती है। चीनी सेना लहासा तक नहीं आती है और वह दबाव डालती है कि तिब्बत अपने आप को सरेंडर कर दे, समर्पण कर दे। 15 वर्ष के दलाई लामा जी जो उस समय चीन तिब्बत के प्रमुख थे, तिब्बती सरकार के प्रमुख थे, सिर्फ 15 वर्ष की उम्र थी। उन्होंने अपील की जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स से, यूनाइटेड नेशंस से, ब्रिटेन से, भारत से कि उनकी मदद की जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि न तो अमेरिका, न तो भारत, न तो ब्रिटेन और न तो संयुक्त राष्ट्र तिब्बत की मदद के लिए आया। यहाँ तक कि वो कोशिश कर रहे थे कि जो संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा की बैठक है वहाँ भी ये मसला उठ जाए, लेकिन ये बात नहीं बनी और अंततः उन्हें एक ऐसी संधि पर समझौता करना पड़ा जो दबावकारी थी। मई 1951 में और फिर सितंबर में चीनी सेना ने लहासा पर नियंत्रण कर लिया। उस समझौते के बाद की कहानी ये है कि तिब्बत आज भी सत्ता संघर्ष में बना हुआ है। उसका शुरुआती इतिहास क्या था, किस तरह से चीन में जो घराना था, सम्राट था, चीन का सम्राट, उसने बहुत क्रूरतापूर्ण ढंग से अलग अलग अपने राज्यों में, न केवल अपने राज्यों में बल्कि तिब्बत को लेकर विस्तारवादी नीति कायम रखी। किस तरह से चीनी भाषा का प्रभुत्व जो है वह पूरे चीन पर थोपने का प्रयास किया गया और उसमें तिब्बत भी उसका पहला निशाना बना। किस तरह से रूसी सम्राट ने, यानी रूसी राजघराने ने गर्म पानी के चक्कर में, रूस का पूरा इलाका ठंडा है, तिब्बत पर अपनी कुदृष्टि डाली। भारत किस तरह से उस प्लान का हिस्सा बना। ब्रिटिश साम्राज्य ने या ब्रिटिश सम्राट ने किस तरह से चीन में अपनी भूमिका सत्ता के केंद्र के रूप में और व्यापार के केंद्र के रूप में देखी। यह पुस्तक दरअसल उस पर भी नज़र डालती है। साथ ही साथ जो ब्रिटिश साम्राज्य है भारत में उसकी क्या भूमिका थी और भारत के भौगोलिक अवस्था के चलते जिस तरह से भारत और चीन के बीच में तिब्बत की अपनी भूमिका थी, उसने सोचा। और किस तरह से ब्रिटेन और तिब्बत ने एक दूसरे के बीच केवल सामरिक दृष्टि से नहीं बल्कि व्यापार की दृष्टि से भी एक दूसरे में रुचि लेना शुरू किया और चीन जो है उसका एक बड़ा माध्यम बना। व्यापार के साथ साथ जब मंचूज जो का एक तरह से हारे, जो वहाँ की अपनी जो भौगोलिक स्थितियाँ थी, किस तरह से रूस में विद्रोह हुआ, किस तरह से चीन में विद्रोह हुआ, चीन के अलग अलग राज्य और शासक किस तरह से आपस में युद्ध में लग गए और पूरी दुनिया में एक समय जब विद्रोह
की आवाज़ें उठ रही थी, राजघराने ढह रहे थे, उसका क्या असर हुआ दुनिया के, भारत की स्वतंत्रता का क्या असर हुआ और उस स्वतंत्रता के बीच किस तरह से तिब्बत अपने को बीजिंग के कब्जे से उस दौरान मुक्त करा पाया जिस दौरान चीन और रूस आपस में जब मिल जाते हैं अपने हितों के लिए, साम्राज्यवाद सम्राट खत्म होता है, राजशाही टूटती है, जारशाही टूटती है और टूटने के बाद तिब्बत को जब यह उम्मीद थी कि वह स्वतंत्र हो जाएगा, और जिस स्वतंत्र तिब्बत की हम बात करते हैं 1930 के पास की बात है, 1904 में 13th दलाई लामा को एक बार फिर वहाँ से हटना पड़ा था और इस तरह से तिब्बत का इतिहास आगे बढ़ता है और फिर चीन जो है एक तरफा प्रभुत्व कायम कर लेता है रूस के साथ, जिस घटना की शुरुआत मैंने 1950 में की थी। तिब्बत संयुक्त राष्ट्र से लेकर पूरी दुनिया में अपील करता रहा, हालांकि जो तिब्बत को लेकर भारत की सोच थी, दरअसल भारत पर उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो चाहते थे कि किसी भी हालत में वो पूरी दुनिया में स्वतंत्रता और बंधुत्व, व्यक्ति की स्वतंत्रता के हिमायती थे। इसके बावजूद चाहे चीन से मैत्री कह लीजिए या चीन और तुरंत ताज़ा स्वतंत्र हुए देश के ऊपर जो दबाव हो सकता है, मानवता की संरक्षा करने के बावजूद दलाई लामा को अपनी जगह अपने देश में शरण देने के बावजूद, उन्हें एक तरह से राजकीय अतिथि का दर्जा देने के बावजूद तिब्बत के मसले पर वे उस तरह से फैसला नहीं कर सके जिस तरह से फैसला करना चाहिए। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज भी तिब्बत की निर्वासित सरकार परम पावन दलाई लामा की अगुवाई में, उनके नेतृत्व और उनके संरक्षण में भारत के धर्मशाला से संचालित होती है। लेकिन तिब्बत का भविष्य क्या है यह कोई नहीं जानता। जिस तरह से चीन का अतिक्रमण तिब्बत में हुआ है और चीन ने तिब्बत की पूरी भौगोलिक जनसांख्यिकी स्थिति को न केवल बदला है बल्कि भाषा के स्तर पर भी जो बदलाव किए हैं, जिस तरह से संस्कृति के स्तर पर बदलाव किए हैं। अगले दलाई लामा कौन होंगे, किन स्थितियों में उनका चयन होगा, अभी जो वर्तमान परम पावन दलाई लामा हैं उनके उत्तराधिकारी को चीन मान्यता देगा या नहीं देगा, दुनिया, बदलती हुई दुनिया किस तरह से उन स्थितियों को देखेगी। यह पुस्तक उस तरह की चिंताओं की भी बात करती है। उपसंहार का जो क्षेत्र है, दरअसल तिब्बत के इतिहास को और तिब्बत के इतिहास के बहाने उसकी राजनीति, उसके वर्तमान, उसके भूत और उसके भविष्य के बहाने पूरे एक तरह से हम कहें कि दक्षिण एशिया, जिसमें चीन और रूस भी शामिल है, उनके इतिहास को और साम्राज्यवादियों ताकतों की विस्तारवादी नीति को समझने के लिए यह पुस्तक तिब्बत के बहाने एक अनोखी दृष्टि देती है। हर उस व्यक्ति को जो भारत के इस इलाके में तिब्बत और तिब्बत के बहाने समूचे एशिया, यूरोप और पूरी दुनिया की राजनीति और कूटनीति को समझना चाहता है, उसे यह पुस्तक खरीद कर जरूर पढ़नी चाहिए। ये गाइड के रूप में राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए और कूटनीति में रुचि रखने वालों के लिए तो उपयोगी पुस्तक है ही। ऐसी पुस्तकों को हिंदी में भी प्रकाशित होना चाहिए। मैं पेन मैकमिलन जो इस पुस्तक के प्रकाशक हैं और दिलीप सिन्हा, दोनों से आग्रह करूंगा कि भारतीय भाषाओं में भी इस पुस्तक का अगर अनुवाद आए तो इसकी पहुंच काफ़ी व्यापक स्तर पर रहेगी। 288 पृष्ठ संख्या है इस पुस्तक की। मूल्य है इसका 599 रुपये। उम्मीद है हर शनिवार को अंग्रेजी पुस्तकों पर रखी जाने वाली मेरी यह राय आपको पसंद आ रही होगी। इस कार्यक्रम के बारे में आप किस तरह, जो आपके विचार हैं उनका स्वागत है। किन पुस्तकों की, किस तरह की पुस्तकों की चर्चा आप चाहते हैं उनके बारे में भी हमें सुझाव दे सकते हैं। पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। धन्यवाद।